अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों के। मैं डॉक्टर मोहम्मद अरीज अली मिर्जा और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एमडी कैट का सिलेबस। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो बच्चा भी हमारे लेक्चर्स और साथ साथ में हमारे टारगेट पेपर्स प्लस हमारे नोट्स से पढ़ाई कर लेगा, उसको वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा कि जहां पर मैं पहुंचा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड एमबीबीएस फ्रॉम डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। और मेरा ड्रीम यह है कि हर बच्चा कराची का, पाकिस्तान का, जिस जिस जगह जाना चाहता है, जिस जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है वहां तक पहुंचे और अपनी पॉकेट मनी से पढ़ाई करके पहुंचे, ना कि अपने वालिदैन के ऊपर बोझ बन के। अब देखो बहुत से बच्चे बोझ नहीं होते वालिदैन के ऊपर, ठीक है, कुछ फेल ऑफ लोग भी हैं, कुछ कुछ अच्छा कमाने वाले लोग भी हैं, लेकिन क्या ही बात होगी कि आप अपने एमडी कैट और अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाएं और आप पहुंचे एमडी कैट तक और आप पहुंचे एमबीबीएस तक। तो देखो मामला ये है कि बहुत से बच्चे कहेंगे सर आजकल तो एमबीबीएस की पढ़ाई और एमडी कैट की पढ़ाई इतनी महंगी है कि वो तो हम खुद अफोर्ड कर ही नहीं सकते, ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। 50,000, 60,000, 70,000 कितने कितने लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। तो उन सब के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए मेरा ये जवाब है, ये सुन लो इधर गौर से बात। बेटा मेरा एमडी कैट ऑनलाइन बैच, सुन लो गौर से बात, एमडी कैट ऑनलाइन बैच सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज पर डे में मौजूद है। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा हाई यील्ड लेक्चर्स, ठीक है, ऐसे लेक्चर्स जो कि अभी आज मैं आपको बेटा सपोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ाऊंगा, ताकि तुम इस चीज पर ट्रस्ट कर लो कि जो पढ़ाया जाएगा वो देयर इज नो वन विच कैन मैच दिस क्वालिटी इन पाकिस्तान, ठीक है। तो बेटा आपको सबसे पहली चीज क्या मिलेगी? हाई यील्ड लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको मिलेगी वो मिलेंगे इजी नोट्स, ठीक है, इजी कॉन्सेप्चुअल नोट्स, ऐसे नोट्स के जो पढ़ते ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट में तुम्हारे तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाए, ठीक है। और इसके बाद तुम्हें जो तीसरी चीज दी जाएगी बेटा वो दी जाएगी टीचर सपोर्ट, ठीक है, 24/7 टीचिंग सपोर्ट आपके पास होगी कि अगर आपको ड्यूरिंग योर होल जर्नी ऑफ एमडी कैट कहीं कोई मसला है आप फौरन मैसेज करें और आपको उसका जवाब मिलेगा, ठीक है। तो टीचर सपोर्ट जो दी जाएगी बेटा आपको वो दी जाएगी 24/7। और इसके साथ साथ आपको दिए जाएंगे 100% टारगेट एमसीक्यूज, ठीक है। अब ये जो 100% टारगेट एमसीक्यूज है बेटा आपके पास, यही वो एमसीक्यूज है जो एमडी कैट में आएंगे। मैं अभी से बता रहा हूं आपको, इससे बाहर पेपर नहीं जाता। जो आपको दे दिया जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह यही आएगा पेपर में, इससे बाहर नहीं जाएगा एमडी कैट। तुम लोगों ने मेरी 9 की, मैट्रिक की, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की सबकी लाइव देखी, तुम लोगों ने देखा कि उसमें जो जो मैंने बताया वो बोर्ड एग्जाम में मौजूद था। और जो जो मैं बताऊंगा अपने इस एमसीक्यूज फाइल के अंदर जो कि अपलोड होगी मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो बेटा इसमें भी ये तमाम चीजें मैं आपको कहूंगा कि वही करिएगा, एमडी कार्ड का पेपर उससे बाहर नहीं होगा। प्राइस कितनी है? प्राइस है 50 रुपीज पर डे। क्या एक नॉर्मल बच्चा 50 रुपए दिन के नहीं निकाल सकता? बहुत आसानी से निकाल सकता है, इससे ज्यादा तो वो नॉर्मली खर्च कर ही रहा होता है, ठीक है। तो बेटा याद रखना कि मेरा पोर्टल है www.drarees.com। इस पे जाओ तुम्हें दिख जाएगी पोस्ट लगी हुई 50 रुपीज पर डे एमडी कैट की। और इंशाल्लाह 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 आगे भी इसी प्राइस पर मैं एमडी कार्ड चलाऊंगा, क्योंकि मेरा एक एम है, मेरा एक विजन है कि पाकिस्तान का हर बच्चा, पाकिस्तान का हर पढ़ने वाला स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी से पढ़ के वहां तक पहुंचे जहां वो जाना चाहता है, ना कि अपने वालिदैन को टेंशन देके। और बहुत सारे बच्चे तो इस वजह से पढ़ ही नहीं पाते कि इंस्टीट्यूशंस की फीस इतनी ज्यादा है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपको पता है कि मैं फिजिकल फिजिकल क्लासेस भी होती हैं मेरी, ठीक है। अब जो फिजिकल क्लासेस है बेटा मेरी, उसके अंदर मैं पढ़ने वाले बच्चों को 100% स्कॉलरशिप ऑफर करता हूँ, 100%। बस पढ़ने वाला हो, ठीक है, वो वीकली टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले रहा हो, अपनी कारकर्दगी, अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा हो, जो उसको काम दिया जा रहा है वो कर रहा हो, तो उसको ये 100% स्कॉलरशिप भी मैं ऑफर करता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, सपोर्ट एंड मूवमेंट। बेटा ये जो टॉपिक मैं आज तुम्हें कराने वाला हूं जरा समझ लो कि मैं ये किस तरीके से कराऊंगा तुम्हें, ठीक है। इस बात को अच्छी तरीके से दिमाग में उतार लो। नंबर 1, तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दूंगा, साथ साथ में तुम्हें पास पेपर्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आते हैं। साथ साथ तुम्हें यह भी बताया जाएगा कि
कुरान में किस जगह पे कहां तुम्हारे इस टॉपिक का रिलेशन बनता है? ये काम पूरे पाकिस्तान में कहीं किसी ने नहीं करा हुआ बेटा। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब इस तरीके से पढ़ाई जाएगी कि तुम्हारी जात उस खालिक के करीब हो जाए कि जिसने तुम्हें भी बनाया, मुझे भी बनाया, बायो को भी बनाया, केमिस्ट्री को भी बनाया, फिजिक्स को भी बनाया। कि अल्लाह ताला से करीब अगर तुम्हें कोई पढ़ाई कर रही है तो उस पढ़ाई का फायदा है, वरना उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है जो तुम्हें ये नहीं बता रही कि खालिक ने तुम्हें बनाया क्यों है और इस पढ़ाई करने का रीजन क्या है। ठीक है बेटा, अब आ जाओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर अपना। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है कि इसमें से 3 से 4 एमसीक्यूज बनते ही बनते हैं, लाजमी हर सूरत बनते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर हम बात करें सपोर्ट एंड मूवमेंट की, सपोर्ट एंड मूवमेंट, तो अब जरा गौर से बात सुनना बेटा। देखो बेटा, सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट किस चीज को कहा जाता है? देखो भाई, सपोर्ट कहा जाता है सहारे को। ठीक है, सपोर्ट कहा जाता है सहारे को। आपकी बॉडी में सपोर्ट का काम जो चीज कर रही है उसका नाम है स्केलेटन। आपको खड़ा करने में और सहारा देने में सबसे बड़ा रोल जिस चीज का है वो है स्केलेटन। अब आ जाओ दूसरा चैप्टर का पार्ट जो है वो है मूवमेंट। तो बेटा मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब है माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, बाय स्टैंडिंग एट वन पोजीशन यू कैन मूव योर पार्ट ऑफ एनी बॉडी, दैट इज आल्सो कॉल्ड मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट किस चीज की वजह से पॉसिबल है? देखो, अगर मैं स्केलेटन की बात करूं, जो हड्डियों का एक ढांचा है, ठीक है, वो खुद ब खुद तो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, उसको मूव करवाने के लिए उसमें मौजूद होते हैं मसल्स। ठीक है, तो बेटा जो दूसरा पार्ट हमारे पास चैप्टर का है वो है मसल्स। हमें इस चैप्टर में स्केलेटन को बहुत डिटेल से देखना है, साथ साथ में मसल्स को बहुत डिटेल से देखना है। ठीक है, अब आ जाओ अगर हम डिटेल से बात स्टार्ट करते हैं स्केलेटन की, तो बेटा स्केलेटन की अगर हम बात स्टार्ट करें तो व्हाट इज स्केलेटन? स्केलेटन कहा किस चीज को जाता है, स्केलेटन होता क्या है, कितनी टाइप का होता है और इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ये तमाम चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। ठीक है, देखो बेटा स्केलेटन आपके पास, इसकी डेफिनेशन, इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ अ बॉडी। ठीक है, ये बॉडी का क्या होता है? फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। स्केलेटन इज फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। अब स्केलेटन किस लिए इस्तेमाल हो रहा है बेटा? स्केलेटन इस्तेमाल हो रहा है सपोर्ट के लिए, और सपोर्ट को उर्दू में क्या कहा जाता है? सपोर्ट को उर्दू में कहा जाता है सहारा। ठीक है, सहारा। अब मैं तुम्हें बताता हूं वो बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है कुरान में सहारे का वर्ड कहां कहां किस किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है? आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले सूरह शूरा की आयत नंबर 28 है। सूरह शूरा 42 सूरत है, नंबर उसका 42 है और आयत नंबर 28 है। और वही अल्लाह कारसाज, सहारा देने वाला और लाइक हमद है। देखो, सहारा स्केलेटन को कहा जा रहा है बॉडी में, लेकिन सहारे की डेफिनेशन बहुत बड़ी है बेटा। ठीक है, सपोर्ट की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। कुरान में क्या कहा जा रहा है सूरह शूरा की आयत नंबर 28 में कि और अल्लाह तुम्हें सहारा देता है, उसके अलावा कोई सहारा देने वाला मौजूद नहीं है। वाहिद खुदा की जात है जो तुम्हें सहारा देती है। आ रही समझ बात? अब आगे आओ, नेक्स्ट आयत देखो। अल्लाह को अपना वकील सहारा बनाओ, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 3, सूरह अहज़ाब की तीसरी आयत है। ठीक है, और अल्लाह पर भरोसा रखो। ये तमाम एमडी कैट के बच्चों के लिए बात हो रही है, तमाम ई कैट के बच्चों के लिए बात हो रही है, तमाम उन बच्चों के लिए बात हो रही है कि जो इस वक्त अपने उस फेज से गुजर रहे हैं जहां पर उनको कुछ पढ़ के, कुछ बन के, मेहनत करके आगे चल के एक बड़े स्टेप को, बड़े ड्रीम को अचीव करना है। खुदा की जात पे भरोसा रखो बेटा, किसी पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें खुदा की जात पे भरोसा रखना है। ठीक है, और अल्लाह पर भरोसा रखो, और अल्लाह बतौर वकील सहारा काफी है। सिर्फ अल्लाह की जात काफी है, तुम्हें किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ खुदा पे भरोसा रखो, मेहनत करो, तुम वहां तक पहुंच जाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। ठीक है, अगली आयत सुनो, अल्लाह की मदद और सहारा। क्या आयत है बेटा? और अगर वो तुम्हें धोखा देना चाहे, अल्लाह कह रहा है, तो यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है। ठीक है, तो बेटा मामला क्या है कि अल्लाह हर चीज के लिए काफी। अगर अल्लाह चाहे तुम्हारे साथ कुछ बुरा करना तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर अल्लाह चाहे तुम्हारे साथ अच्छा करना तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, दुनिया की कोई बुराई उसको नहीं रोक सकती। तो कहने का मकसद क्या है? सिर्फ 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 अपना ईमान, अपना तवक्कुल अल्लाह की जात पे रखो। ठीक है, वही है जिसने अपनी मदद और ईमान वालों के जरिए तुम्हें तकवीयत दी। रसूल से कह रहे हैं ये बात अल्लाह ताला
ईमान वालों के जरिए तुम्हें सहारा दिया। तकवीयत का मतलब क्या होता है बेटा? तकवीयत का मतलब होता है सहारा, तुम्हें पावर दी, तुम्हें तुम्हें जो है वो सपोर्ट दी। ठीक है, आ रही समझ बात? नेक्स्ट आयत देखो, इस तरीके की बहुत आयत है बेटा कुरान में। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये तो बहुत सुनी हमने, ये तो आयत बहुत कॉमन आयत है हमारे पास। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 173 है, रेफरेंस भी साथ लिखा हुआ है मैंने। और अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन कारसाज, मददगार, सहारा है। कितना कितना बताया जाए मजीद बेटा, कितना बताया जाए कि अल्लाह की जात पे भरोसा रखना है आपने। आप अपनी मेहनत पूरी करें, बस उसके बाद आप देखें अल्लाह की जात पे भरोसा रख के कि क्या होता है इसके आगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आयत बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो, ये भी सुन लो साथ साथ ही। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। कौन सी है? सूरह बकरा की आयत नंबर 286। अगर तुम्हें कोई मुश्किल पेश आ रही है, तुम्हारे ऊपर बोझ पड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, तो ये बात समझो कि अल्लाह ने तुम्हें उस लेवल पे बिठाया है ले जाके जहां पे तुम स्ट्रेस झेलने की एबिलिटी रखते हो, जहां पे तुम स्ट्रेस झेलने की मतलब तुम कंपैटिबल हो स्ट्रेस के साथ, तुम चल सकते हो मुश्किलात के अंदर, तुम झेल सकते हो। अल्लाह उस शख्स को वो मुश्किल नहीं देता जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो सकता है जो मुश्किल तुम्हारे ऊपर आ रही है किसी और के ऊपर आती तो रस्सी पंखे से लटक जाता। तो कहने का मकसद ये है कि अगर तुम्हारे ऊपर मुश्किल आ रही है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं ये मसला हल कर सकता हूँ, मैं ये बोझ उठा सकता हूँ, मुझे मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं ये रास्ता पार कर सकता हूँ। आ रही समझ बात बेटा? आ जाओ वापस चलते हैं। अब हमने कहा कि बेटा स्केलेटन, सहारे की आपको डेफिनेशन और सहारे की कुरानिक रेफरेंसेस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। स्केलेटन की अगर हम बात करते हैं बेटा, स्केलेटन फ्रेमवर्क है बॉडी का। अब अगर हम बात करें इंसान के अंदर स्केलेटन की, तो ह्यूमन स्केलेटन में क्या क्या चीजें मौजूद हैं और कहां कहां पर मौजूद है, आ जाओ देखते हैं। अच्छा, आ जाओ देखते हैं। देखो बेटा स्केलेटन हमारे पास, अगर हम बात स्टार्ट करते हैं इसकी, तो सबसे पहले तो एक बात ये समझ लो कि स्केलेटन तीन टाइप का है, हाइड्रोस्टैटिक, एक्सो और एंडो। ठीक है, नॉर्मली नेशनल एमडी कैट जो इस साल होने वाला है उसमें से हाइड्रोस्टैटिक और एक्सो तो हटा दिया है, लेकिन आपको पता लाजमी होना चाहिए कि स्केलेटन की टोटल तीन टाइप्स हैं। और वो तीन टाइप्स कौन सी हैं बेटा? वो तीन टाइप्स आपके पास हाइड्रोस्टैटिक, एक्सो और एंडो। तीन टाइप का स्केलेटन है आपके पास। आपकी बॉडी में कौन सा? आपकी बॉडी में एंडोस्केलेटन जो बॉडी के अंदर पाया जाता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ड्यू टू वाटर प्रेशर बनता है, और एक्सोस्केलेटन बॉडी के बाहर पाया जा रहा होता है, जो कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर पढ़ा होगा या फाइलम मोलस्का के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, आ जाओ अब चलते हैं आगे, बात करते हैं इसके ऊपर। अच्छा जी, चले। तो स्केलेटन की अगर हम टाइप्स की बात करें बेटा, अगर हम स्केलेटन के टाइप्स की बात करें, तो स्केलेटन की टाइप्स है आपके पास तीन। पहला है आपके पास कौन सा? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ये बस सुन लो, इसको याद कर लो, ये पार्ट नहीं है लेकिन याद होना चाहिए आपको, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है आपके पास एक्सोस्केलेटन, जो कि पाया जा रहा होता है बॉडी के बाहर। और तीसरा है आपके पास एंडोस्केलेटन, जो कि पाया जा रहा होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, जो बॉडी का फ्रेमवर्क होता है, बॉडी के अंदर पाया जा रहा होता है। ठीक है, अब आओ एंडोस्केलेटन के ऊपर। ठीक है, आपकी बॉडी में स्केलेटन पाया जा रहा है, स्केलेटन में क्या क्या चीजें पाई जाती है, स्केलेटन किन किन चीजों से मिलकर बनता है? तो देखो बेटा स्केलेटन दो चीजों से मिलकर बनता है। पहली कहलाती है बोन, हड्डी, और दूसरी कहलाती है कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज। ठीक है, तो आपके पास दो चीजों से मिलकर स्केलेटन बन रहा है, पहला है बोन, दूसरी है कार्टिलेज। ठीक है, अब ये बोन और कार्टिलेज जो है ना बेटा, एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, इनका स्ट्रक्चर समझना है हमको सबसे पहले। ठीक है, अब सुन लो क्या क्या पढ़ना है इसमें। इनका स्ट्रक्चर समझना है हमें। ठीक है, इसके अंदर जो जो सेल पाए जाते हैं वो हमें समझने हैं, सेल कितने तरीके के पाए जाते हैं, क्या फंक्शन करते हैं। फिर इसके अंदर हमें ये भी समझना है कि इनका फंक्शन क्या है, सही है। और फिर हमें ये भी समझना है कि इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, बन किस तरीके से रही है, किन किन चीजों से मिलके ये बन रही है, कंपोज हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें जो है वो समझनी है। सबसे पहले तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये लेक्चर जो मैं दे रहा हूं इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है ताकि तुम लोग देख लोगे आगे के लेक्चर किस तरीके से होने वाले हैं। ठीक है, ये लेक्चर एक सैंपल लेक्चर है, ये लेक्चर एक हाईलाइट लेक्चर है तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोग इस बात को समझ लोगे कि आगे के लेक्चर्स का लेवल क्या होने वाला है। ठीक है, अब आ जाओ, अगर हम बात करते हैं बेटा स्केलेटन के अंदर बोन्स की। ठीक है, तो देखो भाई, ये हमारे पास एक बोन की डायग्राम है। ठीक है, और इस बोन की डायग्राम में हमें जो चीज देखनी है, आओ देखो,
अब देखो बेटा, यहां पर आपके पास ये बोन है, ठीक है। सबसे पहले तो समझो कि बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस क्या है। देखो भाई, ये बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस है, सही है। अच्छा जी, अब बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस क्या है? सबसे पहले स्ट्रेंथ, ठीक है। बोन हार्ड होती है, कार्टिलेज सॉफ्ट होती है। अब ये बच्चों वाली चीज है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो तुम्हें समझ में आ रही है, ये बहुत ही निहायत ही बच्चों वाली चीज है, ठीक है। कैल्सिफिकेशन, बोन्स आर कैल्सिफाइड, बोन के अंदर कैल्सिफिकेशन होती है, कैल्शियम जाता है, डिपॉजिट होता है। इस प्रोसेस को कैल्सिफिकेशन कहा जाता है, और इस प्रोसेस को साथ साथ ऑसिफिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। मिनरल डिपॉजिट होते हैं बोन के अंदर, कार्टिलेज में कैल्सिफिकेशन नहीं होती है, सही है। इसके ऊपर भी एक आयत है कुरान में, वो अभी तुम्हें बताता हूं मैं कौन सी आयत है, ठीक है। कवरिंग, बोन के ऊपर कवरिंग होती है पेरियोस्टियम की, कार्टिलेज के ऊपर कवरिंग होती है पेरिकॉन्ड्रियम की, ठीक है। प्रोटेक्शन, बोन बहुत अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है क्योंकि हार्ड होती है, रिजिड होती है, ठीक है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन सपोर्ट टू द बॉडी। और कार्टिलेज किसको प्रोवाइड करती है सपोर्ट या फिर प्रोटेक्शन? जॉइंट्स को सपोर्ट करती है। आगे चल के मैं आपको एक टाइप पढ़ाऊंगा जॉइंट की, उसका नाम है साइनोवियल जॉइंट। तो बेटा साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं, और नॉर्मली जो आपके पास फाइब्रस या कार्टिलेजिनस जॉइंट भी होते हैं, उसके अंदर भी तमाम जगहों पे कार्टिलेज पाई जा रही होती है, ताकि बोन बोन से रगड़ ना खाए, फ्रिक्शन ना पैदा हो, बोन डैमेज ना हो, ठीक है। वाटर कितना परसेंट पाया जा रहा होता है? 10 to 20% वाटर पाया जा रहा होता है बोन्स के अंदर, जबकि कार्टिलेज में 80% वाटर पाया जा रहा होता है, ठीक है। ब्लड सेल, बोन जो है वो ब्लड सेल को फॉर्म करती हैं, जबकि कार्टिलेज कोई ब्लड सेल फॉर्म नहीं करती है। बेटा बोन्स के अंदर जो बोन मैरो पाया जाता है ना, बोन के अंदर जो हड्डियों का गुदा पाया जाता है, ठीक है, नॉर्मली गुदा ही कहते हैं उर्दू में उसको, ठीक है। इसके अंदर जो बोन मैरो पाया जाता है, ये बोन मैरो प्रोडक्शन कर रहा होता है ब्लड सेल्स की, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी होती है ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ ये चीज, ठीक है, कि ये कैसे होती है, कहाँ होती है, किस तरीके से होती है, ठीक है। अब ब्लड सेल्स कौन कौन से आपके पास? आरबीसीज हो गए, रेड ब्लड सेल हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है। इन तमाम की प्रोडक्शन किसकी जिम्मेदारी होती है? इन तमाम की प्रोडक्शन जिम्मेदारी होती है बोन मैरो की, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब आ जाओ आगे। अब हमने कहा कि भाई ये तो बोनो कार्टिलेज का हो गया डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बोनो कार्टिलेज का डिफरेंस आ गया आपके पास, आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब आ जाओ हम डिटेल से पढ़ते हैं व्हाट इज बोन। बोन क्या होती है, इसके अंदर कितने टाइप के सेल पाए जाते हैं, किस किस तरीके से यहाँ पर जो है वो फॉर्मेशन होती है बोन की, ठीक है। आ जाओ। बोन, बोन को उर्दू में क्या कहा जाता है बेटा? हड्डी। बोन को उर्दू में कहते हैं हड्डी, ये तो पता ही होगा तुम लोगों को, बच्चों वाली बात है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हड्डी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुरान में हड्डी का जिक्र कहाँ कहाँ पर है और किस किस तरीके से आया। मतलब माइंड ब्लोइंग है, मतलब माइंड ब्लोइंग है जिस तरीके से कुरान में जिक्र हुआ हुआ है इसका, ठीक है। आओ अब देखो, देखो अल्लाह ताला बता रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से इंसान को बनाया है, और फिर किस तरीके से हड्डियां बनाई है, और किस तरीके से उसके बाद मसल्स की अटैचमेंट हुई है, ठीक है। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 14 सूरह मोमिनून आयत नंबर 14, ठीक है। और यकीनन हमने इंसान को मट्टी के खुलासे से पैदा किया, यानी कि मट्टी से पैदा किया। फिर हमने एक महफूज जगह में नुत्फा बनाया। नुत्फा कहा जाता है स्पर्म को। कहाँ बनता है? टेस्टिकल में। कहां पर? ह्यूमन मेल के अंदर, ठीक है। फिर नुत्फे को अलका, जमे हुए खून की शक्ल में बना। ये तो आपने कुरान की जो सबसे पहली आयत आई थी, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे जमे हुए खून से पैदा किया, ठीक है। ये तो वहां पर भी मौजूद है, सूरह अलक में भी मौजूद है, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे पास यहां पर क्या है कि नुत्फे से पैदा किया और साथ साथ में जमे हुए खून की शक्ल दी। अभी सिर्फ जमे हुए खून की शक्ल देने की बात हो रही है, यानी कि जाइगोट बनने की बात हो रही है। इस क्या बनने की बात हो रही है? जाइगोट। यहाँ पे अल्लाह ने क्या बताया? सबसे पहले अल्लाह ने नेचर बताया, इंसान का नेचर मिट्टी से बनाया है, आदम को मिट्टी से बनाया है। उसके बाद जो चीज यहाँ पे बताइए वो क्या बताइए कि फिजिकली किस तरीके से बन रहा है इंसान। सबसे पहले स्पर्म बना, कहाँ पे बना? टेस्टिकल में बना। वो आया, फर्टिलाइजेशन हुई मदर बॉडी के अंदर, वहां से क्या बना? जब स्पर्म ओवम से मिला तो उसने बना दिया क्या यहाँ पर? जाइगोट। अब जब जाइगोट बन गया, जाइगोट है जमा हुआ खून, जमा हुआ खून का प्लॉट, ठीक है। क्या बना इससे? फिर हमने इसे मुजाफत, फिर हमने इस मुजाखे से हड्डियां बनाई, यानी कि ये जो जमा हुआ खून का लोथड़ा था, यानी कि जाइगोट, इससे बनी क्या? बोन्स। आ गई बात? बोन्स क्या बनी इससे? बोन्स, ठीक है। इससे अल्लाह ने बोन्स बनाई। और फिर हमने इन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। बहुत साइंटिफिक जुमला है भाई, गोश्त चढ़ाया। गोश्त क्या है? मसल, मसल की बात हो रही है। कहां पे चढ़ाया?
हड्डियों पर, बोन्स के ऊपर। अब आगे चल के ना मैं तुम्हें मसल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। स्केलेटल मसल जो हड्डी में पाया जाता है बेटा, उसके बारे में जरा गौर से बात सुनना। स्केलेटल मसल जो पाया जाता है, मिसाल के तौर पे अगर मैं तुम्हें समझाऊं ये बात यहाँ पर वापस आके, तो अगर ये तुम्हारी ह्यूमरस बोन है मिसाल के तौर पे, ठीक है, अगर ये तुम्हारी ह्यूमरस बोन है, ठीक है, जो कि आपके आर्म में पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा बाइसेप मसल लगा हुआ है, ये ह्यूमरस ऐसी होती नहीं है, थोड़ा सा हेड इस तरीके से, ठीक है, ये ह्यूमरस बोन है आपकी मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब ये जो ह्यूमरस बोन है, यहाँ पर इस ह्यूमरस बोन पर लगा हुआ होता है बाइसेप मसल, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ बाइसेप मसल इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है बाइसेप मसल इस तरीके से, और इसके बाद नीचे वाली अल्ना बोन पे अटैचमेंट है, ठीक है, और यहां पर आपके पास ये इसकी अटैचमेंट है। अब सुनना गौर से बात, जो पॉइंट समझाने जा रहा हूं ना वो सुनना, मजा आ जाएगा तुम्हें। ये आपका मसल हो गया, ये आपका आ गया मसल, ठीक है। अब जो पॉइंट समझाने जा रहा हूं ना बेटा वो समझना, ये मसला है, वो समझना जो पॉइंट समझाने जा रहा हूं। बेटा मसल की दो साइड्स होती हैं, एक को कहते हैं ओरिजिन, ठीक है, और एक को कहते हैं इंसर्जन, ठीक है, एक को कहते हैं ओरिजिन और एक को कहा जाता है इंसर्जन, सही है, ये है आपके पास इंसर्जन। अब सुनो गौर से बात, काम की ओरिजिन और इंसर्जन की बात हो रही है, ओरिजिन और इंसर्जन बोन पे अटैच हुए, चढ़े हुए हैं, एग्जैक्टली वही बात जो अल्लाह ने कुरान में करी कि और हमने हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। तो खुदा की शान है ना कि उसने तुम्हें कुरान में वो बातें बताई हुई हैं जो अगर तुम पढ़ने लगो तो तुम्हें मोहब्बत हो जाए बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने से। सबसे बड़ा मसला ये, तुम्हें उस तरीके से पढ़ाया नहीं गया जिस तरीके से पढ़ाए जाने का हक था, जिस तरीके से पढ़ाए जाने का हक था उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया बेटा आप लोगों को। इसलिए तुम्हें फिजिक्स बुरी लगती है, बायोलॉजी बुरी लगती है, केमिस्ट्री बुरी लगती है, तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बुरी नहीं लगती, तुम्हें बुरा लगता है उसको पढ़ाने का तरीका, क्योंकि तुम्हें पढ़ाया इस तरीके से गया कि तुम्हें नफरत होगी, तुम्हें समझ ही नहीं आता। और क्या ही बात हो अगर कुरान से पढ़ाया जाए कि तुम्हें कुरान भी समझ आए, तुम्हें ये भी समझ आए अप्लाई कहाँ हो रहा है, तुम्हें ये भी समझ आए इस आयत का मतलब क्या है। बेटा यही यही मेरा गोल है कि मैं कराची पाकिस्तान के बच्चों को, तमाम शहरों के बच्चों को, लाहौर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा तमाम के बच्चों को इस तरीके से बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाऊं कि वो खुदा से करीब हो जाए, कि वो खुदा से करीब हो जाए, और इस तरीके से पढ़ाऊं कि वो अपनी पढ़ाई खुद अफोर्ड करें, अपने अम्मा अब्बा के खर्चे में ना पड़े। अम्मा अब्बा को खर्चा देने में कोई मसला नहीं है, मुझे पता है ये बात, लेकिन बच्चे में जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो कि मैं 50 रुपए दे रहा हूं दिन के, मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूं अपनी, और उस लेवल की पढ़ाई कर रहा हूं जिस लेवल में पूरे पाकिस्तान में नहीं पढ़ाया जाता। समझ बात। तो बेटा कहने का मकसद ये है कि होश के नाखून ले लो, तुम्हारे सामने हक मौजूद है, तुम्हारे सामने वो लोग मौजूद हैं जो तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुदारा अब पढ़ लो। अब तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं बचा ना पढ़ने का, ना पैसे रीजन है, क्योंकि फाइनेंशियली ये बैच 50 रुपए पर डे वाला हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है, और ना तुम्हारे पास ये रीजन है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हें समझा ही उस जगह से रहा हूं जिसके बारे में लिखा हुआ है सूरह बकरा के अंदर, अलिफ लाम मीम जालिकल किताबुल ला रैब फी, ये एक ऐसी किताब है जिसमें फरेब मौजूद नहीं है, जिसमें झूठ मौजूद नहीं है। आ रही समझ बात। तो बेटा ये तो कुरान में हड्डी के बारे में लिखा हुआ है कि इस तरीके से हड्डी बनाई अल्लाह ताला ने, ठीक है, और उसमें गोश्त चढ़ाया इस तरीके से। लास्ट पार्ट क्या था आयत का, फिर हमने एक दूसरी मखलूक बनाकर उठाया। स्टार्ट कहां से हुआ था, सेल से। स्पर्म, व्हाट इज स्पर्म, स्पर्म इज सेल, ठीक है, ओवम इज सेल, जाइगोट इज सेल, और इसके बाद बच्चा बन के बाहर आया। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में ही आया, ठीक है। तो बहुत बाबरकत है अल्लाह की जात, बहुत बाबरकत है अल्लाह, सबसे बेहतर खालिक। तो बेटा कहने का मकसद ये कुरान में मौजूद है, हमने नहीं निकाला, हमें निकालने वाले लोग नहीं मिले, लेकिन अब फिक्र करने की बात नहीं है, इंशाल्लाह आप लोगों को हर वो चीज बताई जाएगी कि जो बताने का हक है, ठीक है भाई। तो बेटा बोन के बारे में अब हम लोग पढ़ रहे थे, अब आ जाओ बोन के बारे में देखते हैं कि भाई कुरान में जो हमने देख लिया बोन के बारे में कब कहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ बोन के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि बोन का स्ट्रक्चर बनता कैसे है, और बोन के शेप और बाकी तमाम चीजों में क्या क्या चीजें पाई जाती है। देखो बेटा जब एक बच्चा पैदा होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है, यानी कि आप ये समझ लें
कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, बर्थ के टाइम पर बच्चे में अराउंड 300 हड्डियां होती हैं, 300 बोन्स होती हैं, क्योंकि बहुत सारी बोन्स ना फ्यूज नहीं हुई भी होती, जुड़ी हुई नहीं होती। अगर तुमने कभी नोट किया हो, तुमने कभी छोटा कोई बच्चा पैदा हुआ हुआ देखा हो, उसके सर पे हाथ लगाया हो, तुम्हें यहाँ से पिलपिला मिलेगा सर, ठीक है, यहाँ से पिलपिला मिलेगा। तो ये जो बोन है ये फ्यूज नहीं हुई, ये जुड़ी हुई नहीं है। इसी तरीके से बॉडी में बहुत सारी बोन्स हैं जो फ्यूज नहीं हुई होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो जुड़ी हुई नहीं होती। इस वजह से बोन्स की जो तादाद है एट द टाइम ऑफ बर्थ वो ज्यादा होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा एडल्ट स्टेज में आता है, जब वो प्योर मेच्योर हो जाता है, तो मेच्योर शख्स में, ठीक है, एक एडल्ट में कितनी बोन्स होती हैं बेटा? टोटल बोन्स होती हैं 206। और अभी ये 206 की 206 हमने काउंट करनी है और याद करनी है। अभी याद हो जाएंगी तुम्हें 10 मिनट के अंदर, मुझे बस 10 मिनट दो, मैं तुम्हें अभी ये 206 की 206 हड्डियां याद करवा दूंगा कि कहाँ कितनी पाई जाती हैं, किस तरीके से पाई जाती है, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। अब ये तो हो गई हड्डियों की तादाद, ठीक है, ये इसकी तादाद हो गई। अब सवाल ये आ जाता है कि बोन्स में पाया क्या क्या जाता है, स्ट्रक्चर क्या क्या है, किस किस तरीके से पाई जाती है। तो बेटा देखो, बोन्स के ना 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहली बात तो ये सुन लो कि बोन्स के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट कहलाता है एपीफाइसिस, ठीक है, पहला पार्ट कहलाता है एपीफाइसिस। दूसरा पार्ट कहलाता है डायाफाइसिस या शाफ्ट भी कहा जाता है इसको, ठीक है, डायाफाइसिस या फिर शाफ्ट कहते हैं इसको। और तीसरा पार्ट कहलाता है मेटाफाइसिस, और इसको नाम दिया जाता है ग्रोथ प्लेट, ठीक है, इसको नाम दिया जाता है ग्रोथ प्लेट। अब देखो, ये जो डायाफाइसिस ना बेटा, ये शाफ्ट है, ये हड्डी की मेजॉरिटी लंबाई है, शाफ्ट कहा जाता है इसको, ठीक है। मेटाफाइसिस को कहा जाता है ग्रोथ प्लेट, क्योंकि यहां से हड्डी बढ़ती है। अभी ये कहां होती है, इसके डायग्राम भी मैं तुम्हें भी दिखाता हूं, ठीक है। और एपिफाइसिस क्या होता है, ये जोड़ रहा होता है नेक्स्ट बोन से, ठीक है, ये आर्टिकुलेटिंग इसका पार्ट होता है, ठीक है। तो ये ज्वाइन हो रहा होता है नेक्स्ट बोन से, ठीक है। अब अगर हम डायग्राम बनाए इसकी बोन की, तो बेटा वो कुछ इस तरीके से बनती है कि आपके पास बोन कुछ इस तरीके से नजर आ रही होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो, ये बीच में होता है मेडुलरी कैनाल, ठीक है, यहां पर एक हॉलो कैनाल होता है, इसके अंदर फिल्ड होता है बोन मैरो, सही है। अब देखो, ये वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये कहलाता है एपीफाइसिस, ठीक है, ये है आपके पास एपीफाइसिस। इसके बाद यहां पर इधर ये होता है आपके पास मेटाफाइसिस, ठीक है, यहां पर भी होता है मेटाफाइसिस, और फिर यहां पे नीचे की तरफ भी होता है मेटाफाइसिस, ठीक है, ये भी मेटाफाइसिस है, ये ग्रोथ प्लेट भी कहलाता है। और ये भी क्या है, ये भी एपिफाइसिस है। और ये जो लंबाई है आपके पास, ये वाली लंबाई बेटा, ये कहलाती है आपके पास डायाफाइसिस, ठीक है, ये है आपके पास डायाफाइसिस, और इसको नाम दिया जाता है शाफ्ट का। समझ में आ रही है? तो मसला इस चीज में किसी बच्चे को मसला हो, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। अब तुम ये कहोगे कि सर हम आपका बैच ज्वाइन कैसे करें, तो उसके लिए मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, 0308 077 333 4। इस पे जाके व्हाट्सएप कर लेना, मैं तुम्हें बैच की डिटेल सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें सारी बैच की डिटेल सेंड कर दूंगा, कब कहाँ किस तरीके से कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है भाई। आ रही समझ बात? आ जाओ चलो वापस। और कोई मसला हो टॉपिक में तो तब भी इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। वैसे जो बच्चा बैच का पार्ट बनेगा इंशाल्लाह ताला उसको एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और उस ग्रुप में हमारे तमाम टीचर्स होंगे, पूरी टीम होगी कि जो उस बच्चे के हर स्टेप पर गाइड कर रहे होंगे, जो मसला आ रहा होगा उसको बता रहे होंगे, ऑन द स्पॉट उसके मसाइल का जवाब दे रहे होंगे, ठीक है। पूरी टीम बैठी है आपकी मदद के लिए, पूरी टीम बैठी है। अब ये तो हो गई बोन का स्ट्रक्चर। अब हमें देखना है ये एपिफाइसिस के अंदर क्या पाया जाता है, मेटाफाइसिस के अंदर क्या होता है, डायाफाइसिस के अंदर क्या होता है, डिटेल डायग्राम देखनी है। तो बेटा डिटेल डायग्राम फिर इधर से देख लेते हैं, आ जाओ। ये आपके पास आगे डिटेल डायग्राम इसकी, ठीक है। अब अगर तुम ये डिटेल डायग्राम देखो, तो बेटा यहाँ पर ये वाला पार्ट प्रोक्सिमल एपिफाइसिस कहला रहा है, ठीक है। प्रोक्सिमल का मतलब है करीब, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज जो पाई जा रही है वो पाई जा रही है स्पंजी बोन। स्पंजी बोन, स्पंजी बोन का मतलब क्या है बेटा? स्पंजी बोन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी बोन जो भुरभुरी है, जिसके अंदर सुराख पाए जा रहे हैं, जो भुरभुरी है। नॉर्मली इसको कैंसिलस बोन भी कहा जाता है, ठीक है। स्पंजी बोन को कैंसिलस बोन भी कहा जाता है। इसके अंदर हॉलो स्पेसिस पाई जाती हैं, और साथ साथ में इसमें पाया जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसको हम नाम देते हैं रेड बोन मैरो। इसको हम नाम देते हैं रेड बोन मैरो। वो पाया जाता है कहां पे? एपिफाइसिस के अंदर, कैंसिलस बोन के अंदर, ठीक है। और ये रेड बोन मैरो जिम्मेदार है तकरीबन तकरीबन 15 से 20% ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन। ये जिम्मेदार है 15 से 20%
प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स का। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अब आ जाओ आगे। अब हमने कहा कि इसके बाद क्या पाया जाता है बेटा यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे एपिफाइजियल लाइन ये लिखी हुई, ये एपिफाइजियल लाइन लिखी हुई है, ये एपिफाइजियल लाइन है आपके पास। ठीक है, इसके नीचे मेटाफाइजियल है, ये मेटाफाइजियल। ठीक है, इसके अंदर पाई जाती है क्या चीज बेटा, इसके अंदर आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज इसके बाहर पाई जाती है, और साथ साथ में यहाँ पर ब्लड वेजल्स पाई जाती है। देखो एकदम में ब्लड वेजल नजर आ रही होगी। ठीक है, ये आपके पास क्या चीज है, ये है ब्लड वेजल, ये इसके अंदर पाई जा रही होती है। ठीक है, ब्लड वेजल्स। अक्सर हॉस्पिटल्स में ये होता है कि जब हम मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उसको उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, हमें उसको ड्रिप लगानी है, और मिसाल के तौर पे एक पेशेंट आ रहा है अपर जीआई ब्लीड के साथ, वो खून की उल्टी करता हुआ आया आपके पास। ठीक है, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग कहते हैं इसको, बहुत कॉमन है, कॉमन इमरजेंसी है। इसमें क्या हुआ कि इसमें फौरन से आपको क्या करना होता है, पेशेंट को 2 वाइड बोर कैनुला पास करने होते हैं दोनों हाथों पे, और फ्लूइड देना होता है, क्योंकि बहुत सारा ब्लड जो है उसका लॉस हो रहा होता है। अब मिसाल के तौर पे एक ऐसा पेशेंट आ गया जिसकी हमें वेन ही नहीं मिल रही। ठीक है, अब उसकी वेन ही नहीं मिले हमें। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, फिर हम जो है वो और तरीके देखते हैं कि भाई किस जगह से और जो है वो जा सकता है ब्लड के अंदर फ्लूइड। तो फिर जो लास्ट तरीका बचता है ना, वो इंट्रा पेरियोस्टियल या फिर इंट्रा मेडुलरी जो है वो आप कैथेटर लगाते हैं बोन के अंदर, बोन के अंदर की जो वेजल्स है उसके अंदर आप फ्लूइड पुश करवा देते हैं, वो फिर पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे बोन की जो सबसे बाहर की लेयर होती है बेटा, उसको नाम दिया जाता है पेरियोस्टियम, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, पेरियोस्टियम। बोन जो है आपके पास, अब यहाँ छोटी सी बोन बना रहा हूं मैं। ठीक है, इसके ऊपर जो सबसे बाहर वाली लेयर है आपकी, ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर, इसको नाम दिया जाता है पेरियोस्टियम। सही है, अच्छा जी, पेरियोस्टियम हो गई। अब इसके बाद आपने देखा कि भाई यहाँ पे नीचे की तरफ ये तो हो गई स्पंजी बोन। स्पंजी बोन के बाद आपके पास आती है कॉम्पैक्ट बोन, जो कि डायाफाइसिस में पाई जाती है, और कॉम्पैक्ट बोन के अंदर पाया जाता है मेडुलरी कैनाल या मेडुलरी कैविटी, जिस मेडुलरी कैविटी के अंदर पाया जाता है येलो बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो कहां पाया जा रहा है, एपिफाइसिस के अंदर, जबकि येलो बोन मैरो कहां पाया जा रहा है, मेडुलरी कैविटी के अंदर। ये येलो बोन मैरो जिम्मेदार होता है बाकी 80% ब्लड सेल्स बनाने, ये येलो बोन मैरो ये जिम्मेदार होता है। ठीक है, आ रही समझ बात। और इसके बाद आपके पास अगर हम बात करें तो यहाँ पे और क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं। अब देखो यहाँ पे मेडुलरी कैविटी के अंदर ये डायाफाइसिस है, नीचे डायाफाइजियल एपिफाइजियल डिस्टल एपिफाइजियल है। ठीक है, अब सुनना काम की बात, मैं थोड़ी सी डायग्राम बड़ी कर दूं ताकि तुम्हें नजर आ जाए डिटेल्स। अब देखो यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे तुम्हें लिखा हुआ नजर आएगा एंडोस्टियम, बोन के अंदर मेडुलरी कैविटी के अंदर एंडोस्टियम। ये जो एंडोस्टियम है ना बेटा, इसके अंदर पाए जाते हैं कुछ सेल, और इन सेल्स को नाम दिया जाता है ओस्टियोजेनिक प्रोजेनेटर सेल्स, ओस्टियोजेनिक प्रोजेनेटर सेल्स। ठीक है, अब ये ओस्टियोजेनिक प्रोजेनेटर सेल्स क्या होते हैं, जरा इस बात को समझना। ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं आपके पास ओस्टियोजेनिक यहाँ पे पाए जाते हैं आपके पास ओस्टियोजेनिक प्रोजेनेटर सेल। ठीक है भाई, अब ये ओस्टियोजेनिक प्रोजेनेटर सेल क्या है बेटा, देखो जहां कहीं भी प्रोजेनेटर सेल आ जाए ना, प्रोजेनेटर इसका मतलब होता है नए सेल बनाने वाले सेल, इन सेल से नए सेल बनेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो प्रो ओस्टियोजेनिक का मतलब, ओस्टियोजेनिक का मतलब बोन के। अब यहाँ पे होता क्या, इन ओस्टियोजेनिक प्रोजेनेटर सेल से बनते हैं 3 टाइप के सेल बोन के अंदर, 3 टाइप के सेल। पहला बनता है ओस्टियोब्लास्ट, पहला बनता है ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, दूसरा बनता है ओस्टियोसाइट, ये बेसिकली ओस्टियोब्लास्ट ही होता है जो ओस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा होता है ओस्टियोक्लास्ट, सी से ओस्टियोक्लास्ट। ये 3 टाइप के सेल बनते हैं। अब ये 3 टाइप के सेल बन के क्या करते हैं, क्या इनके जो है मामलात होते हैं, आ जाओ देखते हैं। अच्छा जी, अब आओ देखते हैं ये 3 टाइप के सेल क्या करते हैं। अब देखो हमारे पास 3 टाइप के सेल आ गए, हमारे सामने नाम आ गए 3। सबसे पहला नाम आ गया हमारे पास क्या बेटा, ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट क्या करता है, देखो बी से याद कर लो, बनाना, ये बनाता है, ये बोन को फॉर्म करता है, बोन के अंदर कैल्सिफिकेशन इंक्रीज करता है। ठीक है, ये डिपोजिशन करवाता है कैल्शियम और फॉस्फेट की, मिनरल फॉस्फेट की बोन के अंदर। ठीक है, बी से याद कर लो बनाना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बोन में काम कर रहा हूं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बोन में काम कर रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट सेल जो है आपके पास बेटा वो है ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है,
ओस्टियोक्लास्ट। इसको कैसे याद करेंगे? इसको सी से याद कर लो। सी से याद कर लो मतलब काटना। ये बोन रिजॉर्प्शन में काम करता है, यानी कि बोन को काटता है और काट के उसके अंदर से कैल्शियम और फॉस्फेट बाहर निकलवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐसे करके एक सीजर बना देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है, बोन को काटता है। ठीक है, अब आपने कहा सर क्या मतलब है बोन को बनाता है, बोन को काटता है, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा देखो यहाँ से ना हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम जुड़ जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि देखो बायो लिंक्ड है, सारी चीजें आपस में लिंक्ड है, आपकी पूरी बॉडी लिंक्ड है, सिस्टम चल रहा है। यहां से हमारे पास जुड़ जाएगा क्या चीज, यहां से हमारे पास जुड़ जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम। होता क्या है कि मिसाल के तौर पे तुम्हारे ब्लड में अचानक से किसी भी वजह से कैल्शियम की कमी हो गई। अब जैसी कैल्शियम की कमी हुई ये बात रिसेप्टर को पता लगी और रिसेप्टर ने ये बात बता दी ब्रेन को। ब्रेन ने फौरन से एक इफेक्टर ऑर्गन जो कि था पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर आप समझ लें डायरेक्ट मैं पैराथायरॉयड ग्लैंड का नाम दे देता हूं यहाँ पे। ठीक है, एक इफेक्टर ऑर्गन जिसका नाम था पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, उसको ऑर्डर करा के भाई कुछ करो, कैल्शियम की कमी हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, कैल्शियम की कमी। इफेक्टर ऑर्गन कौन था हमारे पास, पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, ये हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन था। पैराथायरॉयड ग्लैंड ने क्या करा, पैराथायरॉयड ग्लैंड ने फौरन से रिलीज करना शुरू कर दिया पैराथॉर्मोन। ठीक है, या पैराथायरॉयड हार्मोन, ये रिलीज होने लग गया। अब जैसे ही ये रिलीज होने लगा तो क्या हुआ, ये पैराथायरॉयड हार्मोन फौरन से जाता है किसके पास, ये जाता है ओस्टियोक्लास्टिक सेल के पास, बोन के अंदर। सही है, ये जाता है ओस्टियोक्लास्टिक सेल्स के पास, जो कि कहां पाए जा रहे हैं, बोन के अंदर पाए जा रहे हैं। और उनको कहता है भाई ब्लड में हो रही है कैल्शियम की कमी। ठीक है, ब्लड में हो रही है कैल्शियम की कमी और तुम्हारे पास कैल्शियम बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये ओस्टियोक्लास्ट बैठा हुआ है मिसाल के तौर पर, ये बैठा हुआ ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, इस ओस्टियोक्लास्ट के पास आया कौन, पीटीएच। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन, और इसको कर दिया स्टिमुलेट। इसको काम करो, जल्दी जल्दी काम करो। ओस्टियोक्लास्ट ने पूछा क्या काम करे भाई, ओस्टियोक्लास्ट ने पूछा इससे क्या काम करूं, तो इसने कहा देखो भाई तुम जल्दी से बोन रिजॉर्प्शन शुरू कर दो, क्योंकि हमारे पास बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है, तो तुम फौरन से बोन को तोड़ो और तोड़ के यहां से कैल्शियम बाहर निकालो, और ये कैल्शियम दो ताकि हम कहां लेकर आए, ब्लड में लेकर आए। अब जैसे ही ब्लड में कैल्शियम आएगा तो ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी पूरी। अब जैसे ही ब्लड में कैल्शियम की कमी पूरी होगी तो क्या होगा, रिसेप्टर इस चीज को जज नहीं करेंगे, ब्रेन को नहीं बताएंगे, इफेक्टर ऑर्गन स्टिमुलेट नहीं होगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड काम नहीं करेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज नहीं होगा, और ओस्टियोक्लास्ट अपना काम क्या कर देंगे, बंद कर। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, आपने होम्योस्टेसिस में पढ़ा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आ रही समझ बात बेटा? तो ये काम है किसका, ओस्टियोक्लास्ट का। ओस्टियोब्लास्ट का काम क्या, ओस्टियोब्लास्ट का काम बिल्कुल ऑपोजिट है। चलो वो भी समझा देता हूं मैं तुम्हें, वो भी तुम्हें मैं यही समझा देता हूँ। इधर आओ देखो, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास बोन थी, ये हमारे पास बोन थी। ठीक है, यहां पर एक और सेल बैठा हुआ था, उसका नाम था ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, इसका नाम था ओस्टियोब्लास्ट। ये क्या कर रहा है, मिसाल के तौर पे ब्लड में कैल्शियम हो गया ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे ब्लड में हो गया कैल्शियम ज्यादा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां पे कैल्शियम हो गया ज्यादा। अब ये बात किसने जज करी, ये बात जज करी रिसेप्टर ने। रिसेप्टर ने जज करके किसको बताई, बताई ब्रेन को। ब्रेन ने फौरन से एक इफेक्टर ऑर्गन को ऑर्डर करा। इफेक्टर ऑर्गन इस कहानी में कौन था, इफेक्टर ऑर्गन इस कहानी में था थायराइड ग्लैंड, जहां पैराथायराइड, थायराइड ग्लैंड के पीछे ही पैराथायराइड बैठा हुआ होता है, चार छोटे छोटे पीसेस के अंदर। ठीक है, यहां पर आ गया आपके पास कौन, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड ने रिलीज कर दिया एक हार्मोन जिसका नाम था कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन फौरन गया ओस्टियोब्लास्ट के पास और ओस्टियोब्लास्ट को कहा देखो भाई ब्लड में हो रहा है कैल्शियम ज्यादा, फौरन से काम शुरू करो, बोन को बनाना स्टार्ट करो, जहां से डैमेज है या फिर डैमेज नहीं है तो ब्लड से कैल्शियम लेकर आ रहा हूं, वो तुमने डिपॉजिट करना है बोन के अंदर, संभाल के रखना है, क्योंकि ब्लड में ज्यादा हो रहा है, नहीं चाहिए हमें ब्लड। तो क्या हुआ कि जैसे ही कैल्शियम ब्लड में जाना स्टार्ट होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड से कैल्शियम की हो जाएगी कमी। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा।
तो ब्लड में जैसे कैल्शियम कम होगा, रिसेप्टर इस बात को जज नहीं करेंगे, ब्रेन को नहीं बताएंगे, इफेक्टर ऑर्गन स्टिमुलेट नहीं होगा, थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन रिलीज नहीं करेगा, ओस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट नहीं होगा। इसको नाम दिया जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, आ रही है समझ बात? तो मसला है इस चीज के अंदर भाई। तो इस तरीके से बोन में कैल्शियम रेगुलेट हो रहा होता है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, ये कैल्शियम रेगुलेशन हो गई हमारे पास, ठीक है। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं। अब देखो बोन के बारे में बहुत डिटेल से हमारी तमाम बातें हो गई हैं, सही है। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कार्टिलेज के ऊपर, ठीक है। कार्टिलेज के सेल को क्या कहा जाता है बेटा? कार्टिलेज के सेल को नाम दिया जाता है कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। इसको नाम दिया जाता है कॉन्ड्रोसाइट। और कॉन्ड्रोसाइट जो है आपके पास, ये एक ऐसा सेल होता है जिसके मैट्रिक्स में, अच्छा सेल जो है ना, सेल आपका जो बोन का सेल है जिसको हम ओस्टियोसाइट भी कहते हैं, ये रिलीज करता है मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में यानी कि एक फ्लूइड रिलीज करता है, इसमें दो तीन चीजें पाई जाती हैं। यहाँ पे पाई जाता है कोलेजन और साथ साथ में यहाँ पर कैल्शियम की डिपोजिशन होती है। तो इस वजह से ये हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। मिसाल के तौर पर बिल्कुल ऐसे ही समझ लो कि मैंने एक ब्रिक रखी, एक ईंट रखी और उसके ऊपर सीमेंट रखी। अब सीमेंट मैंने डाल दी, सीमेंट थोड़ी टाइम में क्या होगी? सीमेंट थोड़ी टाइम में हार्ड हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे सेल ने रिलीज करा मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में कोलेजन आया और साथ साथ में यहाँ पर कौन आ गया? कैल्शियम आ गया, फॉस्फेट आ गया, ये हार्ड हो गया, बोन सख्त हो गई। जबकि कार्टिलेज में क्या होता है? कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कोलेजन तो होता है लेकिन कैल्शियम की डिपोजिशन नहीं होती, ऑसिफिकेशन कैल्सिफिकेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से कार्टिलेज फ्लेक्सिबल रहती है। अब कार्टिलेज की कितने टाइप्स है? कार्टिलेज की बेटा 3 टाइप्स है, ठीक है। सबसे पहले को नाम दिया जाता है हाइलियन कार्टिलेज, ठीक है। दूसरे को नाम दिया जाता है फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। और तीसरे को नाम दिया जाता है आपके पास, तीसरी जो है आपके पास उसका नाम दिया जाता है इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। ये 3 कार्टिलेजेस है आपके पास। अब ये कहां कहां पाई जाती है, इनका फंक्शन क्या है, आ जाओ देख लेते हैं। देखो भाई, स्केलेटन, अब देखो यहाँ पे हाइलिन, सबसे पहले हाइलिन कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन बिटवीन रिब्स, रिब्स के दरमियान है, स्टर्नम, नोज। अब ये नोज है ना आपकी, इसका जो अपर 1/3 पार्ट है ये बोनी स्ट्रक्चर है, ये सख्त हड्डी है। जबकि ये वाला पार्ट क्या है बेटा? ये वाला पार्ट आपका कार्टिलेज है, ठीक है। एंड एट द बोन सरफेस ऑफ मैनी जॉइंट, हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती है बोन सरफेस ऑफ मैनी जॉइंट के ऊपर। अच्छा, इट हैज स्मूथ सरफेस दैट अलाउज टिश्यू टू स्लाइड इजीली, ठीक है। इसकी स्मूथ सरफेस होती है तो सेल जो है वो बोन के आराम से स्लाइड हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पाई जाती है फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज उस जगह पाई जाती है जहां पे हमें हार्ड करना होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। फाइब्रो कार्टिलेज द हार्डेस्ट अमंग अदर, हार्डेस्ट होती है, ठीक है। अच्छा, इट इज प्रेजेंट एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क की सूरत में प्रेजेंट होती है, साथ साथ में नी जॉइंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल में प्रेजेंट होती है। इलास्टिक कार्टिलेज कहां पर होती है? इट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप, ये सबसे फ्लेक्सिबल है। ये एयर पिन्ना में पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। जो आपका कान है, ये जो पिन्ना है इसमें पाई जाती है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब्स, एपिग्लॉटिस में पाई जाती है, लैरिंग्स में पाई जाती है। ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पढ़ लेना लाजमी, याद से ये आ जाती है चीजें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कार्टिलेजेस वगैरह कहाँ पाई जा रही है, ठीक है। बाकी तुम लोगों के लिए चीजें तो बहुत निकाल के रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये डायग्राम सारी समझानी है, सब चीजें ये जो है तुम लोगों को करानी है, मसल कराने हैं, मसल की टाइप्स करानी है, फिर तुम्हें मसल्स के हवाले से आयतें बतानी है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे। ये देखो, अगर तुम यहाँ पर आओ तो नीचे और भी आयतें हैं, मसल के हिसाब से हैं, और आयतें हैं कि किस किस जगह पे कहाँ कहाँ क्या क्या मिसाल दी गई है, सारी चीजें मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा ये एक मैंने आपको हाईलाइट दिखा दी है कि किस तरीके से हमारे लेक्चर चलेंगे, किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, किस लेवल पे जाके आपको पढ़ाया जाएगा। अभी तो हमें यहाँ पे पीवाईक्यूज करने हैं, पास ईयर क्वेश्चंस करने हैं हमें यहाँ पे, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार आ चुके हैं एग्जाम में, वो सारे मैं यहाँ पे कराऊंगा। और साथ साथ में आपको एक ऐसी फाइल दूंगा चंद एमसीक्यूज की कि एनएमडी कैट का पेपर, ये मैं दावा कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, इंशाल्लाह 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 जो एमसीक्यूज की फाइल मैं आप लोगों को दूंगा उससे बाहर नेशनल एमडी कैट में एक भी सवाल नहीं, एक भी सवाल उससे बाहर नहीं होगा। ये दावा पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। आ जाओ। तो बेटा यहां तक मैं इस लेक्चर को रख रहा हूं, ठीक है। इसको यहां तक रखने की वजह, आगे बहुत कुछ कराना है इस लेक्चर में मुझे। इसको कराने की वजह यह है कि तुम लोग जल्द अज जल्द आओ। 50 रुपीज पर डे का बैच है, अपनी पॉकेट मनी से पढ़ो
और अपने वालिदैन के ऊपर से बोझ हटाओ पढ़ाई का, और इस तरीके से पढ़ो कि अपने बनाने वाले से करीब हो जाओ, अपने खालिक से करीब हो जाओ। तुम्हें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का मकसद समझ में आने लग जाए, तुम्हें कुरान समझ में आने लग जाए, तुम्हें वो चीजें समझ में आने लग जाए जो आज तक तुमसे मख्फी थी, जो तुमसे छुपी हुई थी। यकीन करो, तुम्हें इस क्वालिटी का लेक्चर, तुम्हें इजी कॉन्सेप्ट, आपको पता है जो नोट्स मैं बनाने वाला हूँ वो नोट्स ऐसे हैं कि तुम्हें पढ़ते ही तुम्हारे जहन में घुस जाएंगे। कैसे होंगे ये तुम देख के डिसाइड करना, लेकिन बना मैं ऐसे रहा हूं कि वो पढ़ते ही तुम्हारे जहन में उतर जाएंगे, दिल में उतर जाएंगे तुम, ठीक है। और साथ साथ में तुम्हें टीचिंग सपोर्ट दी जाएगी। बेटा ये नंबर है 0308077334, इस पे व्हाट्सएप कर लो, या फिर www.drarees.com पे जाओ और यहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाओ। 50 रुपीज पर डे का क्रैश बैच लॉन्च करा हुआ है, 100 डेज का क्रैश बैच है, पूरी की पूरी तैयारी A to Z नेशनल एमडीकैट की। मैं गारंटी लेता हूं उसकी, तुम्हारा एडमिशन वहां होगा जहां तुम चाहते हो, अगर तुम्हारी इंटरमीडिएट की परसेंटेज अच्छी है। और अगर तुम्हारी इंटरमीडिएट की परसेंटेज अच्छी नहीं है, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज अच्छी नहीं है, सेकंड ईयर की परसेंटेज अच्छी नहीं है, तो तुम इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके रब्ता करो, मैं तुम्हारी परसेंटेज का हल निकालूंगा, तुम्हें एक पर्सनलाइज्ड एक्शन प्लान दूंगा कि बेटा ये इस तरीके से तुमने अब करना है, क्योंकि तुम्हारा केस नॉर्मल नहीं है, तुम्हारा केस थोड़ा सा फंसा हुआ केस। तमाम बच्चे इस बात को समझ लें, हमारा प्लेटफॉर्म, मैं खुद आपके साथ हर स्टेप पर मौजूद हूं, कहीं कोई शख्स, कोई बच्चा अपने आप को अकेला ना समझे। इंशाअल्लाह ताला आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे पोर्टल के ऊपर, जो बच्चा रजिस्टर करवा लेगा उसके बाद ये लेक्चर पूरा आ जाएगा, इसके एमसीक्यूज, इसकी तमाम चीजें, और इंशाअल्लाह ताला फिर आगे चल के इसके मजीद कुरानिक रेफरेंसेस और मजीद इसकी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।